यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू की सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज है हमारी जो है 5 तारीख, और 5 तारीख से जब तक आपका पेपर होगा तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। आपको व्याख्या सहित इसमें प्रश्न करवाए जाएंगे, और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अगर अच्छे से सुन लेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको क्लास में ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। 15 प्रश्न के साथ साथ हम यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रश्न भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो पूरी क्लास जरूर देख लेना, ज्यादा लंबी क्लास रहेगी नहीं, और जरूर बने रहना। अगर पसंद आ जाए तो भाई लाइक सब्सक्राइब भी करते हुए चलना, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां अष्टछाप के किस कवि की हैं। अब अष्टछाप के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अष्टछाप के ये चारों कवि आते हैं, और अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 ईस्वी में, और किसने की थी, विठल नाथ के द्वारा की गई थी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, 4 इसमें अपने पिताजी के शिष्य वल्लभाचार्य के, और 4 अपने शिष्यों को यहाँ पर रखा था। तो ये जो पंक्ति है वो किसके, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, ये नंददास की पंक्ति है। ये आपको अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। नंददास की पंक्ति है। नंददास की रचनाओं को देख लेते हैं। ये नंददास गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य थे, और इनकी प्रमुख रचनाओं में रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत और रुक्मणी मंगल और सुदामा चरित का नाम आता है। ठीक है, ये सारी रचना आपको अच्छे से याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद घर में, इसके अनुसार प्रेमचंद घर में जो जीवनी लिखी गई है ये जीवनी है, और ये जीवनी किसने लिखी है, तो शिवरानी देवी ने लिखी है, जो मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी थी। उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद घर में, यानी कि प्रेमचंद घर में किस तरह का बर्ताव करते थे, किस तरह के उन्होंने जीवन जिया है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बंबई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं। आप जानते हैं कि प्रेमचंद जी पहले सरकारी नौकरी करते थे, है ना। उस समय हमारा जो देश था वो अंग्रेजों का गुलाम था, और सरकारी नौकरी करते हुए जब उन्हें जरूरत समझी, या फिर गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, और वो फिर उसके बाद में पूरी तरह से आर्थिक मतलब अपना जो लेखन है, साहित्य लेखन में लग गए थे, लेकिन उन्हें आर्थिक पीड़ित रहना पड़ा था पूरे जीवन भर, है ना। तो इसलिए 2 पत्रों का वो संपादन किया करते थे, जागरण और हंस का, और ये बहुत ज्यादा मतलब परेशानी में आ गए थे, यानी कि इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए। तो इसीलिए उन्होंने बंबई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाई थी। ठीक है, जागरण और हंस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आगे है प्रेमचंद घर में, इसके अनुसार जागरण और हंस 2 पत्रों के लिए प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है, शिवरानी देवी हैं, और ये प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी। दूसरी क्या है, यही मेन पत्नी थी, क्योंकि इससे पहले जो इनकी पत्नी थी वो इन्हें पसंद नहीं आई थी, वो बदसूरत थी देखने में, ये बताया गया है। और उन्होंने उसे मतलब छोड़ दिया था कुछ दिनों के बाद ही, और फिर शिवरानी देवी से विवाह किया था, जो कि एक बाल विधवा थी। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी, कलम का सिपाही, और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से इनकी जीवनी लिखी है। ये 3 जीवनी है जो प्रेमचंद जी की हमें मिलती हैं। आगे पिता कहानी, पिता कहानी आप जानते हैं किसके द्वारा लिखी गई है, ज्ञान रंजन की है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा यूजीसी नेट वाले बच्चों के पास शेयर करना क्लास को। ठीक है, वैसे तो ये क्लासेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। तो पिता कहानी के जो पिता हैं, है ना, पिता कहानी में जो बुजुर्ग पिता हैं वो 2 पुस्तकें पढ़ते थे, और वो थी रामायण और गीता। ठीक है, रामायण और गीता को उन्होंने पढ़ते हुए अपनी जिंदगी के 35 वर्ष निकाल दिए थे। इसके लेखक कौन है, ज्ञान रंजन है। ज्ञान रंजन 7वें दशक के यशस्वी कथाकार है। 7वें दशक के क्या है, यशस्वी कथाकार है। इन्होंने घंटा, बहिर्गमन, अमरूद, फेंस के इधर उधर, यात्रा, छन जीवी तथा पिता जैसी कहानियों के माध्यम से हिंदी कहानी लेखक को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रख लेना है, ये इनकी जो कहानियां हैं। आगे है क्वेश्चन हमारा, कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का जो मूल स्रोत है ये लोक जीवन, लोक संस्कृति और क्या लोक शब्दावली है। फोर्थ में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल ठीक है।
कुबेर नाथ राय वैसे भी एक ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, और ललित निबंधकार का अर्थ यही होता है कि वो लोक जीवन से संबंधित चीजों को वहां पर उजागर करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमारा सही है। कुबेर नाथ राय के निबंधों का जो मूल स्रोत है ये लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली, ये बिल्कुल करेक्ट है। कुबेर नाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। तो क्या बी हमारा राइट हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, कुबेर नाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक नहीं मानते हैं। कुबेर नाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, बिल्कुल करेक्ट है ये बात। ठीक है, कुबेर नाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति क्या है? गहरा आकर्षण है। कुबेर नाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं, यानी कि बुद्धि से जुड़ा हुआ। ठीक है, निबंध वही लिखेगा भाई, देखो कोई भी रचना हो वही इंसान कर सकता है जिसके पास बुद्धि होगी। ठीक है, तो ये बौद्धिक कर्म तो होते ही हैं सारे। साहित्य लेखन कोई ऐसे थोड़ी ना लिख देगा, हम सब तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि है ही नहीं। कुबेर नाथ राय निबंध को क्या मानते हैं? एक बौद्धिक क्रम मानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कुबेर नाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते भैया, है ना। ललित निबंध गा रहे हैं लेकिन पराश्रित विधा बिल्कुल नहीं मानते। तो इसमें ए, सी और डी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक कंटेंट पूरा पढ़ लिया होगा। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो हमने आपको यहाँ पर भी करवा रखे हैं, यूट्यूब पर भी उपन्यास, निबंध, कहानियां करवा रखा है कंप्लीट। और अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहती हैं तो क्रैश कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं और वहां से भी आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे इनके प्रमुख जो निबंध संग्रह है वो रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, त्रेता का वृहद मास, मराल, उत्तर कुरु और आगम की नाव। ठीक है, ये सभी प्रबंध संग्रह हैं, सॉरी निबंध संग्रह हैं किसके? कुबेर नाथ राय जी के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सोमप्रभ सूरी। ठीक है, सोमप्रभ सूरी की है। हेमचंद्र ने भी एक रचना लिखी थी जो कि कुमारपाल चरित के नाम से लिखी थी। ठीक है, कुमारपाल चरित के नाम से लिखी थी हेमचंद्र ने। सारंग दर्का तो आप जानते ही हैं कौन सा है, हमीर रासो माना जाता है। मेरु तुंकी कौन सी है? चिंतामणि है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी? सोमप्रभ सूरी के। ये गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है, जबकि जैनाचार्य जो मेरुतुंग है उन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखा है। प्राकृत के पाणिनि हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथों में सिद्ध हेमचंद्र, शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र मिलता है। योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण और छंदो अनुशासन मिलता है। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया है। आगे धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, संसद से सड़क तक। ठीक है, संसद से सड़क तक में ये सारी कविताएं संकलित की गई हैं। सुदामा पांडे, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन किसमें? संसद से सड़क तक, जो कि 1972 ईस्वी में संकलित किया गया था। जबकि कल सुनना मुझे ये 1967 ईस्वी में संकलित किया गया, यानी कि प्रकाशित किया गया। सुदामा पांडे का राजतंत्र, ये जो काव्य संग्रह है ये 1984 में आया था। इसके अलावा दिन आरंभ 1967, माया दर्पण 1967, 1900 जल सागर और मगध, ये किसका है? श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह हैं, याद रखिएगा। आगे घनानंद की काव्य पंक्ति है, काहू कल्पाय सु कैसे कल्पाय है। काहू कल्पाय सु कैसे कल्पाय है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग होता है। वो होता है कौन सा? यमक अलंकार। ठीक है, एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग रहता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं और अर्थ भी अलग ही होता है हर बार। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियों में देखें तो सुजान सागर नाम से इन्होंने रचना लिखी है। ठीक है, सुजान सागर। और इसके लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वली और यमुना यश के नाम से रचना मिलती है। घनानंद की विरह लीला ब्रज भाषा में लिखी गई है, किंतु इसमें फारसी के छंद हैं। ठीक है, फारसी के छंदों में ब्रज भाषा के बावजूद भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीति काल की बौद्धिक विरह अनुभूति, निष्प्रांता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ये मान लेता है कि दूसरों के लिए
किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है ना। मतलब घनानंद को वाकई में अपनी पीड़ा थी, वो उसने जो इश्क लता या फिर इसके सुजान सागर ये सब कुछ जो लिखा है ना, वो खुद बहुत परेशान था। आप जानते हैं सुजान नाम की एक इसकी प्रेमिका थी जो कि इनके साथ चलती नहीं है ना। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है सतपुड़ा के जंगल, इसमें किस जनजाति का उल्लेख है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है सतपुड़ा के जंगल, इसमें किस जनजाति का उल्लेख है? गोंड, कोल, भील या फिर मुंडा जाति। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर गोंड जाति का उल्लेख, जनजाति का जो आदिवासी हम बोलते हैं, गोंड जनजाति का उल्लेख इसमें किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार जो उदय प्रकाश है उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र ने खुद को क्या कहा है? गांधी का बेटा बताया है। सतपुड़ा के जंगल जो कविता है ये गीत फरोश में संकलित है, 1953 में इसे संकलित किया गया। इनके अन्य काव्य संग्रह में कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोश आदि मिलते हैं। अंजो दीदी नाटक का मंचन, अंजो दीदी जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी का क्या है? नाटक है। इसका मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 ईस्वी को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक कौन थे? अंजो दीदी नाटक का जो मंचन हुआ था वो इलाहाबाद के हॉल में हुआ था। कब? 22 जनवरी 1956 को। तो इसके निर्देशक कौन थे? श्री राज जोशी, सत्येंद्र भरत, सतीश चंद्र श्रीवास्तव या फिर कमलेश्वर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, श्री राज जोशी ने ये इसका निर्देशन किया था। अस्क जी के प्रमुख नाटकों में मिलता है लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 40, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अंजो दीदी 1955 में इसका प्रकाशन वर्ष है। लौटता हुआ दिन 1972, कैद और उड़ान भी इनके मिलते हैं। ये सभी आपको प्रकाशन वर्ष के साथ याद कर लेना है क्योंकि क्रम पूछ लिया जाता है। आगे मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का आपको चुनाव करना है। तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखो यूजीसी नेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आपको यदि इस तरह के प्रश्नों से डर लगता है तो फिर आप यूजीसी नेट तो भूल ही जाइए, है ना। बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच्चाई यही है। आप इजी प्रश्नों से उसको नहीं कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न ही वहां देखने को मिलते हैं, सारे के सारे मोस्टली इसी तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन हाँ, आपको इजी प्रश्नों को भी याद कर लेना है। सब तरह के हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में अरस्तु ने अपने ग्रंथ, अरस्तु का एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है पोएटिक्स। सबसे पहले तो इसी को याद रख लेना। पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मन गढ़ंत कथा के लिए किया है। तो क्या ये हमारा राइट है? बिल्कुल राइट है ना। पोएटिक्स नामक जो इनका ग्रंथ है उसमें मिथक का प्रयोग इन्होंने कथानक, आख्यान मूलक रचना और मन गढ़ंत कथा के लिए किया है। नगेंद्र लिखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं? काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। तो क्या हमारा ये करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है ये। आगे प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है ना। प्रतीक स्वतः क्या होता है? संभव हो जाता है, लेकिन बिंबों का निर्माण मतलब पहले प्लानिंग के अनुसार किया जाता है। तो क्या हमारा ये राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट नहीं है ना। 10 में हमारा बिल्कुल राइट नहीं है, डी ऑप्शन ये गलत है। प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। बिल्कुल होता है। जब प्रतीकों के माध्यम से कोई रचनाएं लिखी जाती हैं, जैसे छायावाद में प्रतीकों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था, महादेवी वर्मा ने दीपक, बादल, चातक इस तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया था। तो ये कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है, तो ये गलत है हमारा, है ना। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो जाती है? अमृतसर आ गया भीष्म साहनी जी की क्या है कहानी है, अमृतसर आ गया। और इस कहानी में कौन से स्टेशन के बाद में हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो जाती है ना। तो ये है वजीराबाद। वजीराबाद के आने के बाद अमृतसर आ गया। ये पूरी जो कहानी है वो एक ट्रेन की कथा यात्रा लिखी गई है। ट्रेन के अंदर क्या होता है ना। तो हिंदू सिख मुसाफिर कहाँ पर चुप हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वो है वजीराबाद के स्टेशन के बाद। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी है। कहानी भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई है। इसके अलावा इनकी जो कहानियां वो है पाली, भटकती राख, खून का रिश्ता, चीप की दावत, ये भी हमारे सिलेबस में है।
सिरका सदका पहला पाठ, इनकी अन्य कहानियां हैं। इसके बाद है आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक गजन सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। आगे अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, अगर आपने कभी तभी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो 1 महीने में आप देखो करने को तो कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन आपको सब कुछ मटेरियल तैयार मिलना चाहिए, और तैयार आपको पीडीएफ के रूप में भी हम दे देंगे यूनिट 6 से 10 तक, और तो अभी हम दे ही देंगे, बाकी तो सारी यूनिट भी हैं। और इसके अलावा पीडीएफ आप लेना चाहें तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, ई बुक के रूप में आप एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, क्रैश कोर्स से भी जोड़ सकते हैं। केवल और केवल 299 रुपए में पेपर 2 का हिंदी का यहाँ पर आपको कंप्लीट ये प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में सारी थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी मैराथन क्लासेस के जरिए, जिसको आप जल्दी जल्दी पढ़कर अपने तैयारी कर सकते हैं। तो 12 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 में हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं। आधे अधूरे नाटक आप जानते हैं मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें सत्य कथन आपको बताना है। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। तो क्या कुछ एक सघन बिंदुओं को ही रेखांकित करता है, बिल्कुल करता है। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, कुछ एक, है ना, सबको थोड़ी ना करता है, लेकिन मौजूदा जो हमारा आर्थिक जीवन से संबंधित, पारिवारिक समस्या से संबंधित जो हमारे कुछ सघन बिंदु होते हैं हमारे जीवन के, उनको रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। श्री ओमपुरी को क्या लगता है, ये श्री ओम शिवपुरी को ये नाटक क्या लगता है, जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। इसके पात्र स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थ परक तथा विश्वसनीय नहीं लगती, बिल्कुल गलत है, लगती हैं, बिल्कुल, है ना। आधे अधूरे आज के जीवन के गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, बिल्कुल मूर्त करता है। ऐसा लगता है जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो जैसे बहुत सारे परिवारों की यही कहानी रहती है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके, तो ये गलत है ना। तो ए, बी और डी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत हैं। किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक जो कि उपेंद्र नाथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है बकरी। इसका ये संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत हैं, है ना। हमें ये पता नहीं चलता हमारे पीछे कितने लोगों का हाथ है, हमें खड़ा करने में कितने लोगों का हाथ है ना, हम ये नहीं समझ पाते हैं। किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया है, हमारी आंखें खोली है, हमें सही रास्ता दिखाया है। तो ये जो कथन है ना, ये किसने कहा है, दुर्जन ने कहा है। नाम तो इनका अच्छा नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी कही है, किसने, दुर्जन साहब ने। इस नाटक के प्रमुख पात्रों में नट नटी, बेस्ती, करम सिंह, युवक, सत्यवीर, सिपाही, विप्ती आदि मिलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो नाटक है ये 1974 में प्रकाशित हुआ था, और इस नाटक की पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में किया गया था। इनके ये जनवादी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं सक्सेना जी, और इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक मिलते हैं मुख्य रूप से, बकरी 1974, लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ 1981 ईस्वी, ठीक है। आप बताना मुझे कमेंट करके, इस तरह से जो व्याख्या मैंने दी है आपको वो सही लगती है या फिर सुपर फास्ट ही करना है। देखो इस तरह से आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाता है, बस मेरा सोचना ये है, आप बताइएगा मुझे। ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं। हामिद को अपने अब्बाजान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है। बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, वो 5 साल का एक बच्चा है। हामिद ईदगाह कहानी में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी, चांद पत्रिका में, और उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसकी दादी हामिदा ने उसे पाला है, और जो उसकी दादी है ना, वो उसे यही कहती है कि तुम्हारे अब्बाजान और अम्मी जान बाहर पहाड़ों के पार गए हैं, और वो थोड़े कुछ दिनों में बहुत सारा पैसा कमा करके लेके आएंगे, है ना। मतलब उसको पता ही नहीं है कि मृत्यु क्या होती है, और उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए दुख होना बनता ही नहीं है। जिसको पता ही नहीं है जिस चीज का, उसके लिए दुख क्यों होगा, ठीक है। तो 14 में हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। महमूद ने सिपाही खरीदा है, बिल्कुल सही है। महमूद के जो मामा थे वो वैसे भी सिपाही थे, उन्होंने सिपाही खरीदा। नूरे को बिस्ती पसंद आया है, नहीं, नूरे ने क्या खरीदा था, वकील खरीदा था, काले कोट वाला, तो ये तो गलत हो गया। सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहती है। सम्मी, हाँ बिल्कुल, सम्मी उनके साथ जाती है और वो खंजरी खरीदती है, लेकिन बाद में वो हामिद के चिमटे से बदलना चाहती है, हामिद से नहीं बल्कि हामिद के चिमटे से बदलना चाहती है, क्योंकि हामिद ने चिमटा खरीदा था अपनी दादी के लिए।
बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। डी भी सही है और ए भी सही है इसमें। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, बिल्कुल। जो छोटा बच्चा था उसे परिस्थितियों ने इतना ज्यादा स्मार्ट बना दिया था, मतलब 5 साल की उम्र में, कि उसने अपने खाने के लिए कुछ नहीं लिया, वो ना ही वो उसने झूला झूला, ना कुछ खेला, ना कुछ खाया। बस जो 3 पैसे उसकी दादी ने दिए थे उससे वो चिमटा खरीद लाया। तो यहाँ पर हमारा 14 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन सही है। बी, डी और ई ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, महमूद ने, देखो इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। महमूद ने सिपाही खरीदा है। सम्मी अपनी खंजरी हामिद के चिमटे से बदलना चाहती है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। ईदगाह 1933 में मानसरोवर के प्रथम अंक में प्रकाशित कहानी है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया था। भिस्ती किसने खरीदा था? मोहसिन ने खरीदा था। नूरे ने वकील खरीदा था। सम्मी ने धोबिन और खंजरी खरीदे थे, दोनों चीज। हामिद ने बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियों में संसार का अनमोल रत्न, सोजे वतन, दो बैलों की कथा, अलगोजा, नरक का मार्ग, नैराश्य, पूस की रात, कफन, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा और दूध का दाम, ये सारी कहानियां इनकी मिलती हैं। आगे, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित हुई थी लिपि सुधार समिति, तो इसके संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। ठीक है, कौन थे? काका कालेलकर थे, याद रखना है। महात्मा गांधी की, ये तो याद रखना, इस सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेने। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं इसका, तो इसमें आपको 299 रुपए में आपको पूरा सभी की थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी मैराथन के रूप में, पूरा यूनिट एक एक बार में, और आपको बहुत ही अच्छे से इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर चाहें तो, है ना। 1 महीने में आसमान को पृथ्वी पर लाया जा सकता है, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यानी आप कर सकते हो तैयारी, और यहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की और कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें यूनिट 5 की बस कुछ कविताएं जो हमारी रह गई उनको मैं जल्दी ही पूरा कर दूंगी अब, क्योंकि अब तक हम टीजीटी में लगे हुए थे, जो अब खत्म हो चुका है ना, और पूरा ध्यान अब हमारा इस पर रहने वाला है।